मुझे तो लग रहा है कि कर्ट एंगल का जो सेलिब्रेशन था वो स्मैकडाउन के खत्म होने के बाद ज्यादा अच्छा हुआ, क्योंकि सारे लोग जो है गा रहे हैं उनके लिए, उनको हैप्पी बर्थडे करके वो सिंग कर रहे हैं। इसके अलावा फिर रे मिस्टेरियो कह रहे हैं भाई तू कितना ही बूढ़ा हो जाए तो हमेशा सक करेगा। ट्रिपल एच आके जो है उनका हैंड रेज कर रहे हैं। तो काफी स्पेशल मूवमेंट बना दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कर्ट एंगल के लिए आउट ऑफ नोवेयर। मुझे लग नहीं रहा था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टिल कर्ट एंगल को इतना बिग डील समझती है, लेकिन जो सेलिब्रेशन हुआ कल और उसके स्मैकडाउन के बाद भी, हाँ बड़ी चीज और टॉप चीज है। और वो $10 मिलियन का कह रहे थे मैं पैसे लूंगा, तो क्या पता एक मैच के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको दे भी दे, स्पेशली इस सेलिब्रेशन वाले सेगमेंट के बाद में। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और सबसे पहली जो चीज मैं आपको बताऊंगा वो आपके लिए शॉकिंग होगी, सरप्राइजिंग होगी, और कोफी किंगस्टन ने अपने नाम वो रिकॉर्ड कर लिया है। जी हाँ, आज NXT डेडलाइन के अंदर, क्योंकि न्यू डे जो है उनको फेस करना था NXT टैग टीम चैंपियनशिप के लिए प्रिटी डेडली को, और इसमें उन्होंने जो है सफलता हासिल कर ली है और वो बन चुके हैं NXT के अंदर नए टैग टीम चैंपियंस। और ये करने के साथ ही ये अपने आप में एक शॉकर तो है कि NXT में जाके न्यू डे ने चैंपियनशिप जीत ली है, बल्कि 14 बार उन्होंने टैग टीम चैंपियनशिप जीत ली थी कोफी किंगस्टन ने, अब वो 15वीं बार जीत चुके हैं। इसका मतलब कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बार चैंपियनशिप जीतने का जो रिकॉर्ड है वो कोफी किंगस्टन अपने नाम कर चुके हैं। तो मेन रोस्टर में ना सही NXT के ऊपर कोफी किंगस्टन के साथ कुछ बढ़िया चीजें हो रही हैं, और एक्सेवियर वुड्स के साथ मिलकर उन्होंने जो चैंपियनशिप को जीत लिया है, ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग मूवमेंट जरूर था। अब ऐसा हो सकता है कि न्यू डे जो है उसके सामने और वो कहें हाँ भाई क्या कह रहे थे तुम अगर वहां पे अपनी डोमिनेंस दिखाते हो तो यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं। और सोचो कोफी किंगस्टन और एक्सेवियर वुड्स जाके उसोस के सामने चैंपियनशिप डिफेंड कर रहे हैं और वो भी हार गए उनको, तो किस लेवल के अनडिस्प्यूटेड अल्ट्रा प्रो मैक्स बन जाएंगे उसोस। वैसे मुझे नहीं लगता शायद ऐसा कुछ होने वाला है, बट हाँ अगर कुछ ऐसा फेस ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई करे तो उसमें मजा आएगा। बट NXT से बड़ी चीज है कि आज वहां पर जो है टैग टीम चैंपियंस के लिए नए होल्डर्स हो चुके हैं, एक्सेवियर वुड्स एंड कोफी किंगस्टन। कल के स्मैकडाउन के एपिसोड की आपको व्यूअरशिप में बताया था। अब फॉक्स नेटवर्क के बाद जो है अब FS1 के बाद फॉक्स के ऊपर फिर से स्मैकडाउन आई थी, तो व्यूअरशिप में तगड़ा जंप है, डबल जंप है। जो पहले 1 मिलियन भी टच नहीं कर पाई थी, 902K थी, इस बार व्यूअरशिप 2.115 मिलियन व्यूअर्स है, जो कि अच्छी व्यूअरशिप है। स्मैकडाउन ने अपना एक बार सेट कर लिया है कि 2 मिलियन उनके ऐसे बिल्कुल बेस लाइन तो रहती है, उसके ऊपर ही वो काम करते हैं, और यही जो है स्मैकडाउन के इस हफ्ते के एडिशन के लिए भी स्मैकडाउन ने करके दिखाया है। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं। और डब्ल्यूडब्ल्यूई, मैं आपको बता रहा था कि मैडिसन स्क्वायर गार्डन का जो शो है वहां पर ब्रे वायट को पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई लाइव इवेंट के लिए एडवर्टाइज कर रही है। तो क्या उसके बारे में उनको पता चलता है कि वहां पे पहले ड्रू मैकिंटायर कंपीट नहीं कर रहे थे, ब्रॉन स्ट्रोमैन कंपीट कर रहे थे मल्टी पर्सन मैच के अंदर, जहां पे ये सारे मिलकर जो ब्लड लाइन के अगेंस्ट में होते, लेकिन अब ड्रू मैकिंटायर उस मैच के अंदर ऐड हो गए। मतलब कि ड्रू मैकिंटायर एंड शेमस एंड बुच एंड हॉलैंड, मतलब कि ब्रॉलिंग ब्रूट्स एंड ड्रू मैकिंटायर और ब्लड लाइन का मैच है। रोमन रेंस वहां पर नहीं होंगे, मतलब सर्वाइवर सीरीज का ही मैच है, बस समझ लो वहां से रोमन रेंस हट गए हैं और उधर से केविन ओवेंस हट गए हैं। अब इससे तो ये क्लियर हो गया कि ड्रू मैकिंटायर ठीक है फिट हो गए हैं अच्छी तरीके से, इसलिए वो शो पर आ रहे हैं। लेकिन गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस वाले शो के लिए कुछ मेजर प्लान्स भी हैं ब्रे वायट के लिए। अभी वो क्या है वो हमको इसी MSG वाले इवेंट के अंदर पता चलेंगे। लेकिन अभी उन्होंने ट्विटर के ऊपर ना एक कैरेक्टर ब्रेक करने वाली चीज कर दी। ट्विटर के ऊपर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम की एक वीडियो को शेयर किया जहां पर बैरी विंदम, जिनको हार्ट अटैक हुआ था, उसके लिए वो डोनेशन के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो अगर देना चाहे वो दे सकता है बैरी विंदम को, जो कि ब्रे वायट के अंकल लगते हैं। तो वैसे ब्रे वायट यूजुअली अपना कैरेक्टर ब्रेक नहीं करते, लेकिन आई थिंक ये काफी सीरियस बात थी उनके लिए, इस वजह से उन्होंने अपने कैरेक्टर को जो है ब्रेक कर दिया। इवन एक बड़ी स्ट्रेंज चीज होती है ब्रे वायट को लेके, बैक स्टेज आप देख सकते हो, ये पिक्चर है जब कर्ट एंगल का वो सेलिब्रेशन वाला जो पूरा रूम था, वहां पे ब्रे वायट बड़े अजीब तरीके से ऐसे रैंडम बंदे की तरह खड़े हुए हैं। तो ये काफी अजीब है, ऐसा लग रहा है कि शायद ये एक्सीडेंटली कैमरा के ऊपर आया, ये इस तरीके से आना नहीं था, क्योंकि ब्रे वायट का जो कैरेक्टर है डब्ल्यूडब्ल्यूई उसको वैसे ही रखती है। तो ये अजीब सी चीज थी, बड़ी स्ट्रेंज चीज थी, जो कि कर्ट एंगल के बैक स्टेज वाले वो जो बर्थडे वाला एरिया था वहां से निकल के आ रही है। हम चलते हैं गाइस हमारी अगली स्टोरी की तरफ। और #फायर रोंडा राउजी का जो हैशटैग है वो चले ही जा रहा है, लगातार 3 हफ्ते इसको हो चुके हैं। इस हफ्ते तो काफी ज्यादा क्रिंज भी कहा गया रोंडा राउजी को, क्योंकि वो जो मैच होता है स्मैकडाउन में जिसमें लिव मॉर्गन की तरह जो है जैसा उनका सिग्नेचर रहता है रिंग पर लेट के ऐसे है करती नहीं है वो बच्चे की तरह लेट के, वैसा यहाँ पे रोंडा राउजी कर रही है। और इस पर बहुत ज्यादा नेगेटिव बातें हो रही है रोंडा राउजी को लेके। रोंडा राउजी इवन ये भी कह रहे हैं कि तुम सारे लोग मुझे हेट कर रहे हो, लेकिन चीटिंग तो उन्होंने करी थी, तो रोंडा राउजी अपने अलग ही कैरेक्टर में चल रही है। ऐसा लग रहा है कि शायद
रोंडा राउजी को ज़्यादा कुछ फर्क पड़ नहीं रहा है, क्योंकि पहले उनको इन चीज़ों से फर्क पड़ जाता था और हैशटैग फायर रोंडा राउजी के हैशटैग चलाने से ज़्यादा कुछ बनने भी नहीं वाला है, क्योंकि रोंडा राउजी को WWE फायर बिल्कुल भी नहीं करने वाली। तो अजीब सी हेट है ये, किसी का तुम रेन पसंद नहीं करो उस वजह से इतना ही हेट मुझे नहीं लगता। क्रिटिसिज्म और हेट में अंतर, और यहाँ पर वो डिफरेंस साफ नजर आ रहा है मुझे रोंडा राउजी के केस में। मैं नहीं कह रहा रोंडा राउजी कुछ कमाल करने, मुझे पसंद नहीं आ रही, बट ये कुछ अजीब ही लग रहा है ट्विटर के ऊपर चीजें। हम चलते हैं गाइस हमारी अगली स्टोरी की तरफ, और गोल्डबर्ग ने डील साइन कर ली है WWE के साथ में। जो रिपोर्ट्स आई वो ये है कि 2 साल की उन्होंने डील साइन की है, 5 मैचेस होंगे 2 साल के अंदर, मेनली सऊदी अरेबिया और रेसलमेनिया के अंदर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली ये है कि इसमें से जो 3 मैचेस हैं वो अगेंस्ट होंगे यंगर टैलेंट के, जिनको गोल्डबर्ग ने पहले नहीं फेस किया। और गाइस स्टिल गोल्डबर्ग ये कह रहे हैं कि रोमन रेंस को कॉल आउट करते ही जा रहे हैं, क्योंकि रोमन रेंस ने उनको हराया था मैच के अंदर। तो वो ये भी कह रहे हैं कि मैं हार के तो रोमन रेंस से नहीं जाना चाहूंगा। तो गोल्डबर्ग और भी आने वाले टाइम में मैचेस रेसल करें, मतलब अभी वो 55 ईयर्स के हैं, अभी 57 तक तो एटलीस्ट वो WWE के साथ रहने वाले हैं। और मेरे ख्याल से अगर लिमिटेड चीजें गोल्डबर्ग करते तो वो 60 तक भी मामला खींच सकते हैं, मतलब अंडरटेकर से भी ऊपर लेकर जा सकते हैं, क्योंकि अंडरटेकर का रेसलिंग स्टाइल बिल्कुल अलग था, गोल्डबर्ग का रेसलिंग स्टाइल शुरू से ही काफी अलग है। तो अगर उसके ऊपर थोड़ा बहुत भी काम करें गोल्डबर्ग, तो मेरे ख्याल से मैचेस वो खींच ही लेंगे। और एक अट्रैक्शन लेने के लिए हमेशा ही गोल्डबर्ग WWE के लिए बहुत अच्छा नाम होता है, तो फिर शायद इस तरीके से आपको चीजें देखने को मिल जाए। तो आप मुझे बताना वो 3 यंगर टैलेंट्स कौन से होने चाहिए, हाँ, जो कि फेस करें गोल्डबर्ग को। बाकी एक मैच तो मुझे अभी भी लग रहा है कि शायद उनका रोमन रेंस के साथ बनने वाला है, बन सकता है, या फिर गोल्डबर्ग बनवा के ही छोड़ेंगे। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और अगले स्मैकडाउन के एपिसोड में जो कि शिकागो से होने वाले हैं, जहां पर रोमन रेंस भी आएंगे, सैमी ज़ेन को लेकर कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग है। और गाइस कुछ मेजर एंगल WWE ब्लड लाइन के साथ स्मैकडाउन के इस वाले एपिसोड के अंदर प्लान करेगी। कुछ स्पेकुलेशन ये है कि कोई नया मेंबर ब्लड लाइन के अंदर ऐड होने वाला है, कुछ बिट्रेयल वाली चीज की शुरुआत देखने को मिल जाएगी, क्या पता हमको, क्योंकि रॉयल रंबल भी नजदीक है, सोलो सिकोवा क्या पता कुछ कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें। बट गाइस एक जो काफी अजीब सी स्पेकुलेशन है वो ये है कि सैमी ज़ेन नया हेयर कट या फिर नया ग्रूमिंग कुछ तो करके आने वाले हैं, कुछ करेंगे या फिर जो भी है, और एक नया सैमी ज़ेन लुक के मामले में आपको कल मतलब अगले बार के स्मैकडाउन के एपिसोड से देखने को मिल जाएगा। अब ये जो कुछ मेकओवर WWE कर रही है सैमी ज़ेन का, वो शायद हो सकता है जरूरी भी हो, क्योंकि आजकल वो काफी है ना ऐसे बाबा से बने हुए हैं, काफी बड़े से बाल, काफी बड़ी सी दाढ़ी, तो क्या पता कुछ क्लीन लुक के साथ सैमी ज़ेन आ जाए। लेकिन हाँ, वो क्लीन लुक बिल्कुल ऐसा ड्रास्टिक चेंज नहीं होना चाहिए, वरना वो हमको सैमी ऊसो वाली फील नहीं आएगी। तो देखते हैं फिर क्या WWE करती है, और ऐसा कुछ होने भी वाला है फिर नहीं। बट इतना जरूर है कि कुछ मेजर चीज WWE अगले स्मैकडाउन के शो करे, जब रोमन रेंस आएंगे, तो सैमी ज़ेन और इस पूरी ब्लड लाइन के साथ जरूर करने वाली है। जॉन सीना के बारे में कल मैंने आपको एक बहुत तगड़ी वाली गुड न्यूज दी कि वो जो है वापस आ रहे हैं WWE कंपनी के अंदर। इवन उनकी जो अपीयरेंस है WWE ने 30 दिसंबर के स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए ऑफिशियली अनाउंस कर भी दी है। अब वहां पर इसके बाद से ये हमको चीजें पता चल रही है कि जॉन सीना पॉसिबली रेसलमेनिया के अंदर भी कंपीट करेंगे, और जॉन सीना के रिटर्न के बाद से जो 3 ऐसे नाम हैं जो लिस्ट में टॉप 3 पर चल रहे हैं कि वो फेस करेंगे जॉन सीना को, नंबर 3 पर यहाँ पर जो नाम है वो ऑस्टिन थ्योरी का है, जो कि एक टाइम पर नंबर 1 पर लग रहा था, लेकिन शायद वो विंस मैकमैन का प्रोजेक्ट था और विंस मैकमैन अब है नहीं, तो फिर इस मैच के होने के चांसेस कम है। सेकंड नेम आपको थोड़ा सा सरप्राइज कर सकता है, लेकिन ये एले नाइट का नेम है। ये अभी अभी इस लिस्ट के अंदर शामिल हुआ है कि एले नाइट को भी WWE पॉसिबली रख सकती है जॉन सीना के सामने। अभी फिलहाल एले नाइट ब्रे वाइट के साथ जो काम करेंगे उसके बाद देखते हैं फिर क्या सीन होगा, क्या जॉन सीना फिर एले नाइट को देखने में मजा आएगा नहीं। पर्सनली इस मोमेंट पर तो मुझे नहीं लग रहा कि अच्छा ऑप्शन है, जब हमारे पास दूसरे भी चीजें हैं देखने के लिए। नंबर 1 पर जिसके चांसेस इस मूवमेंट पे काफी ज्यादा है जॉन सीना को फेस करने के लिए, वो है रोमन रेंस के रीसेंट अपोनेंट लोगन पॉल की मैं बात कर रहा हूं। तो ये भी मैच WWE डाल सकती है, इसके चांसेस सबसे ज्यादा हैं अगर जॉन सीना कंपीट करें रेसलमेनिया 39 के अंदर, जो कि मोस्ट प्रोबेबली होने ही वाला है, क्योंकि जॉन सीना ना कंपीट करें हॉलीवुड रेसलमेनिया के अंदर, जबकि अब हॉलीवुड स्टार बनने जा रहे हैं, तो फिर शायद वो एक काफी है ना अजीब सी बात होगी। तो फिलहाल ये रिपोर्ट्स है जॉन सीना के बारे में। बाकी इन 3 में से आप क्या चाहते हो किसको फेस करें? गुंथर को मैं पर्सनली नहीं चाहूंगा, क्योंकि जॉन सीना वैसे ही बड़े लिमिटेड है। मैं ऑस्टिन थ्योरी या फिर लोगन पॉल की तरफ देखूंगा। ऑस्टिन थ्योरी बढ़िया स्टोरी लाइन दे सकते हैं, लेकिन लोगन पॉल और जॉन सीना के मैच के लिए मैं एक्साइटेड हूँ, इंटरेस्टेड हूँ, तो फिर मैं तो बड़ी अजीब सिचुएशन में हूँ। बाकी आपके हिसाब से कौन होना चाहिए मुझे आप बता सकते हो कॉमेंट सेक्शन के अंदर। हम चलते हैं गाइस हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ और बात करते हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में। अब रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि रेसलमेनिया 39 के अंदर पॉसिबली 2 मैचेस के अंदर कंपीट कर सकते हैं रोमन रेंस, और अभी हालांकि कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन जनवरी मंथ के अंदर WWE ये रिपोर्ट पता चल रही है कि शायद सारी चीज़ों को फाइनलाइज कर देगी, क्योंकि इतना टाइम WWE रेसलमेनिया के मेजर प्लान्स को लॉक करने में नहीं लगाती, काफी महीनों पहले से हो जाते हैं। तो दोनों नाइट्स के जो पॉसिबल अपोनेंट हो सकते हैं रोमन रेंस के लिए, अगर WWE इस प्लान के साथ जा रही है, तो पहला नाम है कोडी
कोडी रोड्स का और दूसरा नाम है द रॉक का। तो अगर डबल ड्यूटी रोमन रेंज करने वाले हैं एट रेसलमेनिया तो ये दो पॉसिबल अपोनेंट रोमन रेंज को मिलेंगे एट रेसलमेनिया। इससे शायद हमको ये पता लगता है कि रॉक सीधे सीधे आकर रोमन रेंज को चैलेंज कर देंगे और कोडी रोड्स रॉयल रंबल जीत के पॉसिबली रोमन रेंज को चैलेंज करेंगे। और क्योंकि डबल ड्यूटी रोमन रेंज करेंगे तो शायद अलग अलग टाइटल्स को वो अलग अलग नाइट के ऊपर डिफेंड करेंगे, तो फिर इस तरीके से WWE चैंपियनशिप और यूनिवर्सल चैंपियनशिप का जो मैच है वो WWE रेसलमेनिया के अंदर बना देगी। दोनों नाइट्स WWE की बुक हो जाएंगी मेन टाइटल के लिए और दोनों नाइट्स पर रोमन रेंज कंपीट करेंगे। अगर WWE रेसलमेनिया में डबल ड्यूटी वाले प्लान के साथ रोमन रेंज के साथ जाती है तो मोस्ट लाइकली यही प्लान WWE का है एट रेसलमेनिया। अच्छा है बुरा है, आप क्या चाहते हो, डबल ड्यूटी होनी चाहिए या फिर दोनों चैंपियनशिप एक साथ होनी चाहिए या फिर दोनों चैंपियनशिप दोनों अपोनेंट के सामने होनी चाहिए? मुझे आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।